साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। नमस्कार, शुभ संध्या। जैसे रोशन हुआ हो सितारा, आपका साथ हमको है प्यारा। आप फूलों के मानिंद महकते, अपनी दरिया दिली सिद्ध करते। जिंदगी का सबक भी सिखाया, आपने ही तो हमको निखारा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से आपके सम्मुख हूँ, डॉक्टर राखी सिंह कटियार, और देवशील मेमोरियल एक संकल्प के इस मंच पर बड़े गर्व के साथ मैं उपस्थित हूँ अपनों के बीच में। आज एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं उनके लिए यही कहेंगे कि सादगी एक कयामत है। जी हाँ, हमारी आज की मेहमान हैं आराधना झा सिंगापुर से। आइए मुलाकात करते हैं उनके साथ। नमस्कार आराधना जी। नमस्ते राखी जी। बहुत बहुत जैसे आपके से बात करके महसूस हो रहा था, वैसा ही आपको देख के भी महसूस हो रहा है। और बहुत स्वागत है आपका देवशील मेमोरियल के इस मंच पर। हमारे साथ हमारे बहुत सारे जो सदा जुड़े रहते हैं ऐसे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे इस मंच से, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें दिख रहे हैं पिकेंद्र अरोरा साहब, और साथ में देवशील मेमोरियल जो मंच की संचालिका है रश्मि अभया जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आइए आज का ये जो सिलसिला है उसे हम शुरू करते हैं। किसी ने कहा है आराधना जी कि सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। और ऐसी ही बात में विश्वास करती हैं हमारी आज की मेहमान आराधना जी, जो मानती हैं कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और उसे स्वीकारते हुए चलना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आराधना जी ने बहुत कुछ किया है और वो कर रही हैं। वर्तमान में भी उनका नियमित लेखन जो है वो चल रहा है। साथ में पत्रकारिता से उन्हें बहुत प्रेम है, और क्यों ना हो, पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अपनी अभिव्यक्ति जो है बेबाक होकर, निर्भय होकर कर सकते हैं। और हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे कि किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ लिखने और पढ़ने का। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि अभय जी का, जिन्होंने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। और मुझे बहुत अच्छी बात जो लगी, सबसे विशिष्ट बात इस मंच की, जैसा कि कार्यक्रम के शुभारंभ में ही बताया गया कि माता पिता के नाम पे जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ये जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। तो अगर कोई भी संकल्प माता पिता के नाम पे हो तो मेमोरियल यानी कि स्मरणीय तो हो ही जाता है। और आपने कहा कि वो यही, जैसे आपने बात कही कि ये जो माता पिता का जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा है, वो संस्कार है, घर का जो वातावरण है, वो आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है। तो बाल्यकाल से ही बापूजी ने, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है, वो है शक्ति या सौंदर्य से, कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। तो ये जो असली सौंदर्य है उसके प्रति उद्यत किया
कि कैसे उसको पाओगी और कैसे उस सौंदर्य से अपने आप को निखार सकोगी। हालांकि बाहरी रूप रंग की जो सौंदर्य की जो बात है उसके ऊपर भी आगे चल के काम करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि टेलीविजन पत्रकारिता जब आप कर रहे होते हैं तो आप पर्दे पे आते हैं, और पर्दे पे जी चमकने के लिए नकली तेल फुलेल क्रीम कंघी लगाना ही पड़ता है, तो उसकी भी आवश्यकता पड़ी। और जहां तक बिल्कुल। लेखन की बात रही है और आपने कहा पत्रकारिता, तो जो मेरा जो सृजन है वो पत्रकारीय चेतना और आध्यात्मिक चेतना के संयोग से हुआ है। तो जी जैसे घर में दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं और आध्यात्मिक पुस्तकें, विशेषकर कल्याण जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती थी, वो मेरे लिए एक तरह से जैसे बच्चों के लिए नंदन होता है, चंपक होता है, मेरे लिए वो ये रहा। और उन दोनों पत्रिकाओं के, क्योंकि आप समाचार पत्र में भी जो बाबूजी की एक विशेषता थी कि वो भाषा को लेकर बहुत सजग थे। तो अगर कोई जी दैनिक समाचार पत्र है जिसमें भाषिक त्रुटियां हो, वो समाचार पत्र घर में प्रतिबंधित था। अगर एक आध अंक संस्करण में भी कुछ अगर बाबूजी को त्रुटि दिख जाए वर्तनी की, तो अगली बार से उसे मना कर दिया जाता था कि अब वो नहीं आएगा, ताकि बच्चे जब पढ़ेंगे तो उन्हें सही शिक्षा मिले कि सही वर्तनी क्या है, जो भाषा अगर वाक्य विन्यास है वो कैसा होना चाहिए। तो इस तरह की जो पृष्ठभूमि होती है वो आपको तैयार करती है सृजन के लिए, लेखन के लिए, और आपके अंदर वो चेतना जगाती है। तो समाचार पत्र पढ़ने से एक तो आप दुनिया के बारे में जानते भी हैं, और उस दुनिया के बारे में जब जानते हैं तो अंदर संवेदनाएं जागती हैं, और वो संवेदनाएं बिल्कुल। कैसे रूप लेती हैं, कभी आलेख के माध्यम से, कभी संपादक के नाम पत्र के नाम से, कभी के रूप में, और कभी कविताओं के रूप में। तो ये जो है वो सिलसिला आराधना के अभिव्यक्ति का, वो वहां से शुरू हुआ था, और इसी ने मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा भी है और मेरे मन में सृजन के बीज भी बोए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सच कहा आपने। कहते भी हैं ना कि जो बच्चा है उसका प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं। तो जो आपने कहा कि एक पारिवारिक वातावरण, पूरा परिवेश इस तरह का था जहाँ पे अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, और जब हम अच्छा पढ़ते लिखते हैं तो अच्छा बोलते भी हैं, स्वाभाविक है। और ये बहुत अच्छी बात बताई कि बाबूजी जो थे अगर कहीं पे त्रुटियों वाला समाचार पत्र या पत्रिका उसको प्रतिबंधित कर देते थे, क्योंकि सच बात है हम जैसा पढ़ते हैं वैसे ही बोलने लगते हैं। कभी-कभी मज़ाक में भी अगर हम कोई चीज़ें ऐसे ही कि हम मज़ाक में कह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए तब भी हो जाता है। तो बड़े-बुज़ुर्ग लोग इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बाल्यकाल था, वहाँ से ही संस्कारों की पूँजी आपको माता-पिता के द्वारा मिलती गई। हमारे साथ जुड़े हैं हीरो वाधवानी साहब, जो कि लिख रहे हैं कि माता और पिता ईश्वर के अवतार होते हैं। सोनिया सोनम अक्ष जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। वो आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रही हैं। हमारे साथ अन्नदा पटनी जी जुड़ी हुई हैं, आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो बात हो रही थी पारिवारिक वातावरण और संस्कारों की, और पत्रकारिता की जो आपने बात कही कि जब हम संवेदनाशील होते हैं, लोगों के प्रति हमारे मन में कुछ सुख-दुःख के भाव आते हैं, हम अपनी बात को बिना डरे हुए कह पाते हैं, तब वो पत्रकारिता होती है। कई बार हम उसे उसका ये नाम भी नहीं जानते हैं, और कहते हैं ना कि वो शाख के गुल पे रहे या किसी की मैयत पे, वो शाख के गुल पे रहे या किसी की मैयत पे, चमन के फूल तो आदी है मुस्कुराने के। और यही हालत होती है एक पत्रकार की कि वो कोई भी परिस्थिति हो उसे मुस्कुराते हुए अपना काम जो है वो पूरा करना है। आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि परिस्थिति सम हो या विषम हो, आपको अपने सिद्धांतों पे अड़िग होके अपना काम करना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। सिर्फ पत्रकारिता ही जी क्यों, सिर्फ लेखन ही क्यों, अगर आप व्यावसायिक तौर पे भी किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो ये जो चुनौती है, एक किसी प्रवचन में मैंने सुना था कि जो द्वंद्व होता है वो धर्म और अधर्म के बीच नहीं होता, धर्म और धर्म के बीच होता है। जब दोनों ही सही क्या विकल्प बात है। आपके सामने हो और कौन सा बेहतर, कौन सा ज्यादा उचित है, उसकी अगर बात हो तब दुविधा आती है। तो ये दुविधा जी आपके अंदर जी रहती है, पत्रकार के रूप में भी रही है, और आप अभी देख रही होंगी कि कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो संस्थान से अलग होके अपना खुद का मतलब यूट्यूब पत्रकार के रूप में अब आ रहे हैं सामने, दर्शकों के सामने, क्योंकि कई बार संस्थाओं की अपनी एक मर्यादा होती है। सीमा हो सकती है, और वो किसी हम्म एक हम्म हम्म हम्म।
पार्टी विशेष के लिए तो नहीं, पर उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उनको अपना व्यावसायिक हितों का संरक्षण करना पड़ता है, जो बहुत ही उनके अपने, अगर आप देखें व्यावसायिक हित के दृष्टिकोण से तो वो भी उचित है, क्योंकि अंततः पत्रकारिता भी एक व्यवसाय की तरह ही लिया जा रहा है। और अब ऐसे मशाल जलाने वाले पत्रकार जो घर फूंक के भी समाज को दिशा दिखा सके बहुत कम है, क्योंकि उनके ऊपर जी भी अपने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, उनके घर की ईएमआई को भरने की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने कार लिया होगा लोन पे उसके किस्त चुकाने की जिम्मेदारी है, कई जिम्मेदारियां होती हैं घर चलाने के लिए। तो कई बार उनके हाथ भी बंध जाते हैं, लेकिन जी कुछ लोग इसी बंधे हुए हाथ से भी कई बार गाड़ियों को खींच देते हैं, उस दलदल से निकाल लेते हैं, और कई बार कुछ लोगों जी के हाथ उसी दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो ये एक पत्रकारीय जो चेतना है उसका भी प्रश्न आता है, और व्यक्तित्व का भी, कि वो किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। और मुझे लगता है कई विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आज भी पत्रकार जो हैं वो समाज को एक कम से कम दिशा तो दिखा ही रहे हैं, भले ही कई लोग बिल्कुल। अलग नामों से उसे आजकल बुलाने लगे हैं। अब जैसे मेरे लिए है जी पेशेवर पत्रकारिता, मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, टेलीविजन पत्रकार थी मैं, लेकिन अभी संप्रति मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ी हुई हूँ। पर मेरे लिए, जी जैसे अगर आप नहीं कहें, तो अगर मैं आलेख लिखूं चाहे मैं कविता लिखूं, पत्रकारी चेतना मेरी हर एक रचना में होती है, जब तक मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती है कहने योग्य, कि जिससे मैं किसी समाज में कोई संदेश दे सकूं, या कोई ऐसी बात जो वाकई में कह के मैं किसी को प्रेरित कर सकूं, तब तक मैं लिखती नहीं हूं। तो मेरी लेखनी हो, चाहे वो आलेख के लिए हो, चाहे वक्तव्य के लिए हो, चाहे कोई कविता के लिए हो, तभी उठती है जब उसके पीछे कोई संवेदना हो, और ऐसी संवेदना जिसका सरोकार समाज से जुड़ा हुआ हो। जी बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और पत्रकार की तो ये एक महती भूमिका हो जाती है कि वो समाज को राह दिखाए, सिर्फ आलोचना या समीक्षा प्रस्तुत ना करे बल्कि उसको राह दिखाए, उसका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़े हुए सभी दर्शकों का। और जैसा कि मैं जानती हूँ आराधना जी, आपकी प्रतिभा जो है बहुमुखी है। आप साहित्य के किसी एक क्षेत्र, एक विधा पर ही नहीं लिख रही हैं, बल्कि आप व्यंग्य लिखती हैं, आप गजल लिखती हैं, आप भजन लिखती हैं, आपने गीत लिखे हैं, हाइकू लिखे हैं, और जोगीरा लिखे हैं, छंदबद्ध कविताएं, अछंदस, सभी कुछ लिखा है। तो मैं ये चाहूंगी इस साक्षात्कार के दौरान हम लोग बीच बीच में अगर कविता को सम्मिलित करते रहेंगे तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी आपके खजाने में से कुछ मोती मिल जाएंगे। तो क्यों ना आपके जो भजन या गजल जो आपको बहुत पसंद हो उससे हम शुरुआत करें। जी बिल्कुल। और अभी अ, आगामी बृहस्पतिवार को 7 जो सितंबर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। और जी जो जी कृष्ण अवतार में ब्रह्म के जो सगुण रूप की लीलाओं ने जो एक तरफ जनमानस को प्रेम और भक्ति के भाव से भरा, उस भाव से आनंद मग्न किया, तो वहीं जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले जो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने जनमानस को युग युगांतर तक जीवन के असली मर्म भेद से परिचय का सूत्र भी प्रदान किया। और उसमें जी अद्वैत जो वेदांत के जो ज्ञान मार्ग है, श्रवण मनन और निधिध्यासन का वर्णन तो है ही, साथ ही कर्म की महत्ता का बखान भी है। और जैसे मेरे बड़े मामा है, वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, और जब उनसे मिलने के लिए मैं एक बिहार की जो राजधानी के पास, पटना के पास दानापुर स्थित ये सेना छावनी है, वहां गई थी। तो सेना कार्यालय और परिसर में जो मंदिर है, उस मंदिर में स्वर्णाक्षरों में अंकित था, कर्म ही धर्म। इस एक छोटे से वाक्य ने कई बार मेरा ध्यान आकर्षित किया था। तो यही एक स्थिति होती है, जैसे महाभारत की रणभेदी बज रही है और सशंकित है अर्जुन अपने परिजनों को सामने देखकर, तो योगेश्वर श्री कृष्ण किस तरह कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, उसी भाव को कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। गीता स्वागत का है, स्वागत। सार। जी। तो आप ही अपना शत्रु है, तो आप ही अपना मित्र, या रख जीवन कागज कोरा, या खींच कर्म से चित्र। तू मन में अब ये ठान ले, है कर्म ही धर्म ये जान ले, भ्रम का अपने संज्ञान ले, तू माध्यम मात्र ये मान ले। तुम साधन हो जिस कर्म के, उस कर्म का मैं ही करता हूं, जिस शोक में डूबे हो अर्जुन, उस शोक का
मैं ही हरता हूं। मैं ही कण हूं, मैं ही सृष्टि, मैं ही घटना, मैं ही दृष्टि। मैं कृष्ण, मैं अर्जुन, मैं कुरुक्षेत्र, मैं ही संजय और उसका नेत्र है। कहो कहाँ नहीं समाया हूं, मैं योग, मैं ही तो माया हूं। हर युग में लीला रचाता हूं, मैं राम, मैं कृष्ण कहलाता हूं। तुम गांडिव नहीं उठाओगे, तुम गांडिव नहीं उठाओगे, पर होनी टाल न पाओगे। ये योद्धा प्राण गवाएंगे, अपनी गति को ही पाएंगे। ये नियति है, इसकी काट नहीं, इससे बचने की बाट नहीं। इस सत्य को तुम स्वीकार करो, हे धनुर्धर गांडीव धरो। ये कैसी दुविधा कहो पार्थ, ये कैसी दुविधा कहो पार्थ, जनहित से बढ़कर हुआ स्वार्थ। मुझ में समर्पण का भाव धरो, हे कौन्तेय अपना कर्म करो। है अविनाशी यह चेतना, प्राणों का फिर क्यों मोह करे। नश्वर काया के मिटने से तू व्यर्थ में ही इतना है डरे। ये जीव मुझसे ही तो, ये जीव मुझसे ही तो जग में विस्तार पाते हैं। मृत्यु पथ पर चलकर मुझ में ही वापस आते हैं। मृत्यु ही अंतिम सत्य है, इस सत्य को तुम पहचान लो। हैं स्वयं प्रभु तेरे सामने, मुझसे गीता का ज्ञान लो। नियति नियंता नियत समय कर्मों का फल देते हैं। चिंता फल की मत कर तू, ये स्वयं प्रभु कहते हैं। गीता में जीवन सार छिपा, ये कर्म का पथ दिखलाता है। दुविधा की काली रात में ये ज्ञान का दीप जलाता है। मन के चक्षु को खोल दे, भ्रम का हर जाल हटाता है। एक बिंदु से ब्रह्मांड तक अनंत विस्तार दिखाता है। सुलझा मन की उलझी ग्रंथि, जीवन का मर्म सिखाता है। निस्तार के संसार के सब भेद खोल समझाता है। भ्रम का हर जाल मिटाता है, जीवन का मर्म सिखाता है। उर्मे ऊर्जा संचित कर दे, गीता वह दिव्य पुंज कहलाता है। गीता वह दिव्य पुंज कहलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सच में गीता एक दिव्य पुंज है। और जो आपने कहा कि कर्म ही धर्म है, इस छोटे से वाक्य में ऐसा लगता है पूरे जीवन का दर्शन समा गया है। हम जैसे कर्म करते हैं वही निर्धारित करते हैं कि हमारा धर्म मानव धर्म है या फिर कोई संकुचित दायरों में बंधा हुआ धर्म है। बहुत सुंदर कविता, और जी कर रहा था सुनते ही जाएं, ऐसे ही बहती रहे, प्रवाहित होती रहे ये शब्दों की धारा। बहुत ही सुंदर ओजपूर्ण शब्द, और आपका जो प्रस्तुति आपकी बहुत ही सुंदर। जो हमसे जुड़े हुए दर्शक हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर मानिए कि ये आज की जो शाम है बहुत खास है, बहुत विशेष है कि आपको वो सुनने को मिल रहा है जो आजकल जिसे कहते हैं कि बहुत कम सुनने को मिलता है। इस तरह के का सृजन जो है, आराधना जी को सुनना अपने आप में। शालिनी वर्मा जी भी बहुत आपकी प्रशंसा कर रही हैं। आशना खंडेलवाल, अर्ची जी जुड़ी हुई हैं और कह रही है बहुत सुंदर गीता का दर्शन आपने प्रस्तुत किया है। शालिनी जी भी कह रही है कि आराधना जी श्रवण दुख का आनंद। यानी कि जो भी हम चीजें कहते हैं अगर वो हमारे दिल से आती हैं, जैसे हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि अगर गाना भी है तो गले से मत गाओ, पेट से गाओ। तो हमें शुरू में समझ नहीं आता था पेट से कैसे गाया जाएगा। उनके कहने का मतलब था कि अंदर से गाओ, अंतःकरण से गाओ, बाहर ही नहीं कि हमको आवाज को बनाना है। तो अन्नदा पटनी जी आप बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, गीता का पाठ समझाती रचना प्रस्तुत की। और कृष्णदेव यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचमुच बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। ये पहली कविता नहीं, सबका मन पूरी तरह से मोह लिया है और हम और भी आतुर हो गए आपको सुनने के लिए। पूनम जी आपका भी स्वागत है। आराधना जी, जैसा कि आप पत्रकारिता, लेखन, काव्य सृजन, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे सरकारी कार्यालयों में सब जगह हिंदी पखवाड़ा आरंभ हो चुका है।
हिंदी दिवस आ रहा है 14 सितंबर को, है ना। कहने को कुछ लोग कहते हैं कि दिवस तो उन चीजों का मनाया जाता है जिनका बाकी के दिन महत्व ना हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। का हर दिन महत्व होता है, लेकिन हम एक दिन किसी खास तरह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए वो दिन मनाते हैं। तो हिंदी के लिए भी आपने बहुत काम किया है और आप कर रही हैं अभी राजभाषा हिंदी के लिए विशेष रूप से। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाइए कि किस तरह से आप अपने क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के लिए कार्य कर रही हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदी का की जब बात होती है और जब अभी आदरणीय पुलकेंद्र अरोड़ा जी हैं जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के सूत्रधार वही हैं जो अक्सर मुझे सूत्रधार देवी कह के कहते हैं, और वो व्यंग्य के इतने पुरोधा हैं कि उनके हर पोस्ट में व्यंग्य जो है वो समाहित रहता है। और जी उन उन्होंने बड़े अभी हाल ही में एक पोस्ट लिखा था कि अब सब लोग जो है हिंदी का पखवाड़ा मनाएंगे, और एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप में। मेरा मानना है कि हिंदी मेरे लिए, जो मैंने बहुत पहले भी कहा था, मेरे लिए हिंदी सिर्फ एक दिन की माला दोशाला या एक पखवाड़े की माला दोशाला की भाषा नहीं है। और ये बिल्कुल। मेरी अपनी सोच है कि संस्थागत स्तर पे जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे इतर हर व्यक्ति अगर हिंदी भाषा के का एक प्रतिनिधि बन जाए तो हमें इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि आप अगर सिर्फ अपने ही परिवार की जिम्मेदारी ले, बाकी की जिम्मेदारी आप छोड़ दें। मैंने जो भी जी संस्थागत जी संस्थाओं के साथ मिलके भी काम किए हैं, उनसे इतर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि व्यक्तिगत स्तर पे भी अगर आप, जैसे मैं अपने तरफ से मैं दो चीजें बातें कहना चाहूंगी। मैं जब भी लिखती हूँ, मैं देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करती हूँ, और ये इसलिए हम्म, भी कि मतलब औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से भी जिन लोगों को आती है हिंदी, उनके साथ मेरे संवाद की भाषा हिंदी होती है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे किसी हिंदी का सम्मान कोई पाने की इच्छा है। और ये सब जानते हैं जो मुझसे परिचित हैं कि मैं उनके साथ संवाद की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करती हूँ। हिंदी बिल्कुल। आप बोलचाल की भाषा में भी तो कई कई बार होता है कि चिराग तले अंधेरा, तो कम से कम मैं, हम्म, मेरे घर में मेरी बेटी है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं दुनिया को उजागर प्रकाशित करने से पहले सबसे पहले कम से कम अपनी बेटी के अंदर वो संस्कार जो है वो डाल सकूं। तो हिंदी के प्रति उसका लगाव बढ़ा जब से मैं इन संस्थागत प्रयासों से जुड़ी हूँ। और वो खुद देखती है कि मेरी माँ हिंदी में लिख रही है, उन्हें सराहना मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है। हाँ तो कई बार वो जी संकोच वश है कि अब अगर मैं मेहनत ना करूं तो फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा पे आंच आएगी, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। कई बार संवाद बिल्कुल। की भी, अगर आप किसी पारिवारिक आयोजन में गए हैं या किसी मित्र के यहाँ गए हैं, आप बात कर रहे हैं और आप अक्सर क्या होते हैं, आप प्रवाह में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। मेरे लिए अंग्रेजी हम्म, संवाद की भाषा है, वैश्विक संपर्क की भाषा है, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनको रोमन लिपि पढ़ना आता है लेकिन उनको देवनागरी लिपि नहीं पढ़नी आती है। उनके लिए मेरा ये दुराग्रह नहीं है कि मैं उनसे ये आग्रह करूं नहीं आपको तो हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, देवनागरी पढ़नी ही पड़ेगी। कई हाँ, जी हिंदीतर भाषा जो है, भाषा भाषी भी लोग मेरे मित्र में हैं, उनके लिए मैं जी संवाद अंग्रेजी का प्रयोग कर सकती हूँ, पर बाकी के लिए नहीं। संस्थाओं की जहां तक आप बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगापुर संगम है एक संस्था, जो यहाँ अच्छा पे संस्था है सिंगापुर में, उसके द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे थे हिंदी दिवस, उसमें मैंने एक नाटक, संवाद नाटिका का मंचन किया था अपनी बेटी के साथ, और उसके ही जीवन पे आधारित थी, मैं हिंदी हूँ। ये संवाद नाटिका जब मैंने प्रस्तुत की, और उसमें वही कहानी, एक छोटी सी बच्ची है और कैसे वो बच्ची जब सिंगापुर आती है और वो हिंदी में बात करती है, और उसके जो मित्र हैं वो उससे ज्यादा घनिष्ठता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है संवाद की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है, या तो वो पिछड़ी है या फिर हमारे समकक्ष नहीं है। और धीरे धीरे वो हिंदी जो है हिंदी का प्रयोग करते करते अंग्रेजी की तरफ ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और उसके पास जो शब्दकोश में हिंदी के शब्द बहुत कम बच पाते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद उसे ये एहसास होता है जब वो विद्यालय जाती है, और उसके मतलब माँ के वजह से उसका उसका जो दाखिला है वो ऐसे विद्यालय में होता है जहाँ हिंदी एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे याद नहीं हो रहा जी है, उसे दुविधा में, जी उसका संवाद हिंदी से होता है। और वो आश्चर्यचकित है कि हिंदी कैसे बोल रही है, तब हिंदी कहती है कि मैं तो भाषा हूँ, भाषा का काम ही है संवाद स्थापित करना।
तो भाषा के बोलने से तुम इतनी चकित क्यों हो रही हो? और हिंदी के साथ उसका संवाद जो होता है, उसी संवाद के क्रम में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। जैसे भाषा जी। किसी और भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं रखती है, भाषा हम्म। समावेश करती है, वो भाखा कहा जाता है, जैसे कि बहता पानी। और उस हम्म। संवाद नाटिका को वहाँ पे कई जो स्थानीय विद्यालय हैं यहाँ पे, जहाँ पे हिंदी शिक्षण का काम कर रहे हैं, जैसे हिंदी सोसाइटी हुआ, डीएवी हिंदी स्कूल है, और भी कई जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की शिक्षिकाएं आई थी वहाँ पे, उन सब ने उस नाटिका को बहुत की संस्तुति की, बहुत अच्छा लगा उन्हें। कई लोगों ने उसकी पटकथा भी मांगी मुझसे। उसके बाद जो हिंदी की जो यात्रा है, कई मतलब 2-3 ऐसे मंचन हो चुके हैं हिंदी नाटकों के, जिनका लेखन भी मैंने किया था, पटकथा लेखन से लेकर अभिनय भी मैंने किया था। इसके अलावा भी जो कार्यक्रम है, जैसे अगर कोई बच्चा आके मुझे बोलता है कि आराध्या जी मैंने आपको सुना था उस अमुक कार्यक्रम में, और आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भाषण मैंने दिया था ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन का, एक कार्यक्रम था हिंदी दिवस का, और वो जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। उस भाषण को बहुत बच्चे सुनते हैं। अभी भी हिंदी दिवस आ रहा है तो हर साल हिंदी दिवस के आसपास लोग उस भाषण को बहुत सुनते हैं। एक बच्ची ने कहा भी मुझे आके कि आप मुझे ये लिखित रूप में दे दें। मैंने उसे दे दिया। उसने कहा कि आपके शानदार भाषण और मेरे शानदार वाचन से मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वो सुन मुझे इतनी क्या बात प्रसन्न। है। उसके बाद वो हर तुलसी दिवस पे मुझे लिख के दे, तो मैंने कहा ये उचित नहीं है, आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकती हैं विभिन्न विषयों पर। अगर आपको निबंध चाहिए, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ, पर मैं आपको लिख के नहीं दे सकती हूँ, ये आपका कार्य है। और वो उस भाषण पे कई विद्यालय के शिक्षक है, वो भी कई आकर कहते हैं कि मैं अमुक विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप देखिए, मैंने सिर्फ उद्धृत किए हैं वहां वाक्य, अलग अलग व्याख्यानों में जो गंभीर वक्तव्य है वो अलग दिए हैं। तो ये जो मेरे छोटे छोटे प्रयास हैं, आप देखिए कि मेरे जो पतिदेव हैं, उनके मित्र रहते हैं न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, मैनहट्टन में, जापान में, अलग अलग देश के जी। विदेशों, जी। अलग अलग जगहों पे रहते हैं। और उनके साथ भी जब मैं संपर्क के रूप में हिंदी का प्रयोग करती हूँ, तो वो भी मतलब व्हाट्सएप पे उनको हिंदी टंकन नहीं आती थी। तो मैंने जब बताया कि वॉइस टू टेक्स्ट का भी विकल्प है, वो इतने प्रसन्न हो गए। पहली बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ये जब अरे लिख के, वाह। और वो इतने प्रसन्न हुए कि मैंने सालों के बाद हिंदी लिखी है, और खासकर फोन पर लिखना हाँ। के लिए आसान नहीं होता। तो मैंने कहा अब तो बहुत विकल्प उपलब्ध है। ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं। मुझे लगता है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़े थोड़े प्रयास से आप हिंदी को बढ़ाते रहिए। और सही बात है। एक हाँ। दिन एक पखवाड़े के लिए नहीं, हिंदी आपके लिए रोज, मेरी आत्मा की भाषा है हिंदी। और मेरे लिए वो सच किसी एक बात है। पखवाड़े के लिए मैं उसको बांधना नहीं चाहती हूँ। सही बात है। और कहा भी है कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कब मना है। समस्याएं तो होती हैं, लेकिन सिर्फ समस्याओं का रोने से तो समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे आपने कहा कि हम पूरी दुनिया की बात ना करें, हम अपने परिवार से आरंभ करें। जैसे आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्ची में वो संस्कार डालूं कि उसे हिंदी से प्रेम हो, वो हिंदी के विस्तार में किसी न किसी रूप में सहयोगी सिद्ध हो। तो वैसा ही हम में से अगर हर एक हिंदी प्रेमी ये चीज जान ले और मान ले कि हमें अपने आसपास कम से कम ये प्रयास अवश्य करना है। और हर व्यक्ति जब अपने आसपास करेगा तो फिर स्वयं में भी सब कुछ जो है प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान के प्रकाश से। बहुत सुंदर बात आपने कही। और हम आपकी एक रचना तो सुन चुके हैं, और अब हम चाहते हैं कि आप कोई एक प्यारा सा गीत, आप मैथिली में भी लिखती हैं और बहुत सुंदर गाती भी हैं, तो हम चाहेंगे कि मैथिली की कोई रचना जो है वो आप प्रस्तुत करें। और साथ में पूनम मनचंदा जी आपका स्वागत है, पिलकेंद्र अरोरा जी आपका स्वागत है, अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी आपका स्वागत है, सोनिया जी आपका स्वागत है आप ही के मंच पे। और जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन अवश्य लूंगी बीच बीच में। तो आइए सुनते हैं एक और रचना आराधना जी से। जी, ये जो अभी उपस्थित है मंच पे, मैं रश्मि अभय जी को देख पा रही हूँ, सोनिया जी को भी अभी मैंने देखा था, शाली वर्मा जी का मैंने देखा अभी, और भी बहुत सारे जिन्होंने प्रशंसा में शब्द लिखे हैं। आप लोग समय निकाल हाँ। के देख रहे हैं, कृष्णदेव यादव जी। और मैंने कृष्ण कहे कि ही मुखारबिंद से निकली हुई गीता का सार सुनाया, और उन्होंने जो लिखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, नाम से मिलता जुलता। और आप जी। सबका जी। जी। आभार। ये जो मैथिली में आपने कहा, मैथिली मेरी मातृभाषा है, तो मैंने जब से कहा था कि हिंदी मेरी आत्मा की भाषा है, वैसे ही मैथिली गर्भनाल की तरह मुझे मेरी माँ से, मेरी जन्मभूमि से जोड़ के रखता है। मैं मिथिला से हूँ। बिल्कुल। तो मिथिला में जो आजकल मतलब सोशल मीडिया का एक दौर चल रहा है, तो कई लोग अलग अलग तरह के रील्स बनाते हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि लोग
आगे तो बढ़ रहे हैं, पर किस दिशा में बढ़ रहे हैं शायद वो भ्रमित हो रहे हैं। जहां जिस दिशा में बढ़ना चाहिए, जिस दिशा में बिल्कुल अपनी बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी है समय की। प्रतिभा को जहां लेके जाना चाहिए वहां नहीं लेके जा रहे हैं। तो एक कविता थी, उठहु जागहु सिय सुता। इसका हिंदी भावानुवाद में बता देती हूँ ताकि जो लोग मैथिली जी। नहीं जानते हैं वो समझ लें कि ही सीता की पुत्रियों, अब तुम उठो, जागो और अपने भाग्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लो। तुम क्यों किसी और का मुंह ताक रही हो? अर्थात तुम स्वयं समर्थवान हो, परावलंबन को त्याग दो। ये जो रूप रंग की मोह माया है, ये तो 4 दिन की चांदनी है। हे जानकी सुता, सांसारिक तृष्णाओं के वशीभूत होकर तुमने अपना मूल स्वरूप त्याग दिया है। सोना, चंदन, पायल, काजल का मोह त्याग कर तुम गुणों के सुंदर हार को धारण करो। हे मैथिली, मिथिला की मिट्टी में शक्ति समाहित है। हे जगत क्या जननी के, बात है। तुम अपने स्वरूप का संज्ञान लो। हे तरुणी, हे किशोरी, तुम तारणी बनकर समस्त नारी शक्ति का उद्धार करो। हे संस्कृति की ध्वजवाहिका, तुम अपने परिवार का सम्मान हो। हे माँ भारती सदृश विदुषियां, आप सभी वैश्विक मंच पर मिथिला का मान बढ़ा रही हैं। जिस तरह भगवान विष्णु ने वामन अवतार धरकर धरती, आकाश, पाताल तीनों लोगों को नाप लिया था, उसी प्रकार हे नारी शक्ति, अपने वामन स्वरूपा कदमों से इस अनंत आकाश को नाप लीजिए। तो प्रस्तुत क्या है बात है। कविता मैथिली में। अब उठहु जागहु सिय सुता, लिय डोरी आप सम्हारी है। किया ताइक रहलहु मुँह किनको, आप भाग्य जगाहु है। ई रूप रंगक मोह माया, 4 दिवसक चांदनी। मोल बिसरल मूल मर्मक, तृष्णा में भेलहु उतावनी। तजि कनन चानन नुपुर कजरी, धरु गुणक सुन्नर हार हे। अब उठहु जागहु सिय सुता, लिय डोरी आप सम्हारी है। मिथिलाक माटी में शक्ति संचित, मैथिली ई जान ली। हे जगत जननिक वंशजा, स्वरूप केर संज्ञान ली। हे तरुणी तारणी रूप धरि, करु नारी के उद्धार हे। अब उठहु जागहु सिय सुता, लिय डोरी आप वाह सम्हारी है। हे सांस्कृतिक ध्वजवाहिका, परिवार केर सम्मान छी। माँ भारती सन विद्वता सँ, मिथिलाक बढ़बत मान छी। वामन स्वरूपा डेग धरि, नापू अनंत आकाश हे। अब उठहु वाह जाग वाह वाह वाह। लिय डोरी आप सम्हारी है। किया ताइक रहलहु मुँह किनको, आप भाग्य जगाहु है। क्या बात है। वाह 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 वाह। देखिए मेरे सामने ही कमेंट आ रहा है कि मैथिली भाषा में शब्द भाव का धारा प्रवाह बहुत सुंदर, और पूरी तरह से मोहित हो चुके हैं हमारे दर्शक। अर्चना जी लिख रही हैं, पूनम मनचंदा जी अद्भुत लिख रही हैं, कृष्णदेव यादव जी कह रहे हैं कि वाह अद्भुत बेमिसाल, और सचमुच शब्द कम पड़ रहे हैं। पुलकेंद्र अरोड़ा जी लिख रहे हैं, निशब्द करने वाली प्रस्तुति आपकी। क्योंकि सिर्फ कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं या बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जो दोनों चीजों का सुंदर समायोजन है वो आराधना जी में है, कि जितना सुंदर लिखा है उतना ही सुंदर उनका प्रस्तुतिकरण है। क्या धारा प्रवाह और ओजपूर्ण वाणी जो है आपकी, सरस्वती विराजमान है। नमन करती हूँ माँ सरस्वती को भी इस मंच से। बहुत सुंदर आपने, ईश्वर करे आप ऐसे ही सुंदर लेखन करती रहें और ऐसे ही आपकी वाणी में जो ओज है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता रहे सदा सदा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए चलते हैं, ये जो प्रश्नों की बौछार का सिलसिला चल रहा है इसको और आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं एक बात ये जानना चाहूंगी कि आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग हैं कि जो देवनागरी में ही लिखते हैं। विशेष रूप से जब मैंने कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का साक्षात्कार लिया है, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आज भी स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी में नहीं होती है, देवनागरी में नहीं, जबकि हिंदी की फिल्म बन रही है, हिंदी में संवाद है, लेकिन सब लोग को आदत सी पड़ गई है, ऐसा पूरा माहौल ही ऐसा हो गया है कि वो इंग्लिश में ही मिलता है। तो इसके लिए
क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि सब हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी का ही एक चीज बन रही है, हिंदी की फिल्म बन रही है, लेकिन देखिए स्क्रिप्ट जो है वो सब इंग्लिश में, रोमन में लिखी हुई है। तो ये बहुत फख्र की बात नहीं है, हमें अपनी हिंदी पर गौरव होना चाहिए। मैं मानती हूँ उन लोगों के लिए ठीक है, जैसा आपने कहा कि कुछ मित्र हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं जानते, हिंदी का सम्मान करते, हिंदी का प्रयोग करते, बहुत अच्छी बात है, इनका स्वागत है। लेकिन जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं, वो क्यों अपने आसपास के लोगों को सचेत नहीं कर रहे हैं, जागरूक नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदी में और अच्छा लिख सकते हैं और उसे हिंदी में ही पढ़ें तो और भी बेहतर होगा। क्योंकि फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि देवनागरी लिपि जो है वो लुप्त होने लगेगी। हम बोल हिंदी रहे लेकिन लिखेंगे LIKHENGE लिखेंगे। तो इसके लिए हम किस तरह से प्रयास करें, क्योंकि हम अपने अपने माध्यम से तो करें, अपने परिवार में, अपने आसपास में करें, पर जो ये बड़े बड़े उद्योग जगत है वहां पे किस तरह से हम ये जागरूकता का अभियान फैला सकते हैं कि हमारी देवनागरी को भी वही सम्मान मिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लिपियों को मिल रहा है। देखिए, इसके लिए आपको अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि अब लिखित रूप में जो पटकथा है, वो भेजने के पहले कई बार है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, वो ज़्यादा प्रभावी हो गया है। तो अगर आप किसी को पहले पटकथा ही लिख रहे के भेज रहे हैं, तो आप उन्हें जैसे अगर मान लीजिए आशुतोष राणा है या नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि जैसे तमिल है या दक्षिण भारतीय जो फ़िल्म का जो मतलब आप कह सकते हैं उनका जो उद्योग है, वो लोग इस बात को लेकर बहुत सतर्क हैं कि उनके आसपास जो माहौल है वो उनकी देशी जो भाषा है, जो मतलब तमिल है या कन्नड़ है या तेलुगु है, वो उस भाषा में ही उस पर माहौल को बनाए। हमारी तरफ जो एक पश्चिम की तरफ देखने की जो विचारधारा है ना, मैं स्वयं विदेश में रह रही हूँ, पर कई लोग हैं, एक किसी कार्यक्रम में किसी ने कहा था, मुझे लगा आप कोलकाता से हैं, मुझे नहीं लगा था कि आप विदेश में हैं। मैंने उन्हें कहा था कि अगर मैं किसी दरभंगा के किसी छोटे से गांव से भी होती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल। कहीं से भी हूँ और उससे मेरे व्यक्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जो विदेश से जो मान्यता मिल रही है कि हम अपने आप को दिखाएं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई ऐसे होते हैं यहाँ पे कह सकते हैं आयोजन होते हैं, जिसमें मैं जब जाती हूँ तो मुझे देखते ही सब लोग कहते हैं अच्छा हिंदी वाली आ गई। मैं उसे हम्म। उसे सुन के मैं विचलित नहीं होती हूँ। मैंने कहा मैं हाँ। हिंदी में ही बोलती हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी दृढ़ता, यदि आप स्वयं को ही कमजोर मानने लगे, जैसे आपको हम्म। वाजपेयी जब गए थे फिल्म उद्योग में तो उन्होंने कुछ दिन तक अपने बिहारी मित्रों से संपर्क तोड़ लिया था, क्योंकि उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी और वो भी एक तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री में गए थे। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो मैं फिल्म और टेलीविजन जगत के बहुत सारे हस्तियों का मैंने साक्षात्कार किया है और वही मेरा जी जी। वो बीट ही था, जिसको कहते हैं ना पेज 3। तो मैंने वो हाँ हाँ। पत्रकारिता की है, तो मुझे उसका अनुभव है। और मैं आपको हम्म। अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब मैं आशुतोष राणा का के साथ साक्षात्कार करती थी या मनोज वाजपेयी या कुछ ऐसे गिने चुने, जैसे स्मृति ईरानी है, उनकी हिंदी जी। इतनी अच्छी थी और मुझे इतनी प्रसन्नता होती थी ऐसे कुछ गिने चुने लोगों के साथ बात करके, कि उनको लगता था कि अगर हिंदी में कोई बोल रहा है तो एक बार पलट के मुझे पूछते भी थे कि आप कहाँ से हैं, और मैं कहती थी कि मैं बिहार से हूँ। तो अच्छा बिहार से हैं, फिर 2 मिनट रुक के, फिर आपकी भाषा में बिहार का एक्सेंट नहीं आ रहा है। मैंने कहा वो आवश्यक तो नहीं है कि मैं बिहार से हूँ तो मैं उसी तरह की भाषा का प्रयोग करूँ जैसे आप सुनने के आदी हो चुके हैं। तो बिल्कुल। ये रोमन लिपि में लिखा हुआ स्क्रिप्ट लोग पढ़ पाते हैं। ये मेरे अपने, मैं न्यूज़ रूम का भी मैं अनुभव बता रही हूँ कि जो स्क्रिप्टिंग होती थी, जो पटकथा होती थी हमारी स्टोरी की, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे हम्म। जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी। मुझे हिंदी में टंकन करने के लिए दिया गया था समय, जब मैं पत्रकारिता का अध्ययन कर रही थी, 3 दिन का समय। तुम्हें 3 दिन में सीखना है, ये चुनौती थी। अच्छा। तो हमसे जब मैं पढ़ाई कर रही थी भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसको आप IIMC कहते हैं, नई दिल्ली में, तो हमारे एक हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक बहुत वरिष्ठ भी थे जो 10 वर्ष का अनुभव लेकर आए थे दैनिक जागरण का। तो हम उनकी शरण में गए कि आज तो आप ही हमें बताएंगे कि इसके टंकण की इतनी जल्दी तीव्रता से कैसे सीखा जाए। तो उन्होंने कुछ गुण हाँ। सिखाए कि इससे आपको सीखना है, और 3 दिन के अंदर मैंने हिंदी का जो टंकण है उसे सीख लिया। आज भी मेरी जो गति है अंग्रेजी में बहुत धीमी चलती है, पर हिंदी में मेरी उंगलियां जो है बिजली की रफ्तार से टंकण कर क्या पाती है। बात, क्या बात है, वाह वाह। तो मतलब लैपटॉप पे मेरा जो है जो गति है वो ज्यादा तीव्र होती है। अब फोन भी, अब जैसे फोन पे मुझे टंकन का अभ्यास हो चुका है, तो फोन को पता है
कि अब इसके बाद अगर जन्मदिन के बाद ये हार्दिक शुभकामनाएं लिखेंगी, अशेष मंगल कामनाएं लिखेंगी कि आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो लिखेंगी, वो मुझे विकल्प स्वयं में अपने आप उपलब्ध करा देता है। हाँ आप देखती सही बात है। तो हाँ ये यानी कि आप अगर फोन को भी प्रयोग करते 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 करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, तो इस एक फोन निष्प्राण जिसे आप कह सकते हैं कि उसके प्राण सिर्फ बैटरी है, अगर आप उसको भी अभ्यास कराते कराते इस योग्य बना सकते हैं तो फिर मनुष्य ही है। अगर वो कोई जैसे अभी आप एक देखी होंगी शाहरुख खान की फिल्म आ रही है जवान, उसमें विजय सेतुपति जी हैं जो दक्षिण भारत से आए हैं अभिनेता के रूप में, हिंदी उनकी उतनी धारा प्रवाह नहीं है। अगर आप उनको पटकथा दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उन्हें रोमन में देंगे, क्योंकि आप उनसे ये अपेक्षा करना कि उन्हें देवनागरी आती है और शाहरुख खान से ये अपेक्षा करना कि उन्हें तमिल आती है, ये उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसे ऐसी परिस्थिति में तो आवश्यकता बन जाती है, होती है यही। और जब हम जी। एक आध अपवाद को लेते हैं और सब पे वह लागू करने लगते हैं और सब वही रियायत वही छूट मांगने लगते हैं कि हमें भी नहीं आती है, समस्या यही आती है। ओ मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं क्या करूं। अब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं मेरी बेटी के विद्यालय में हिंदी शिक्षिका थी, उनके साथ एक वार्ता संवाद का था अभिभावकों के साथ। तो किसी अभिभावक ने बड़े पते की बात कही थी, उन्होंने कहा कि हमारी बच्चों की हिंदी वैसी ही है जैसी हमारी बचपन में थी। हम अनुवाद कर करके अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके सोचते थे, अब ये सोचते अंग्रेजी में अनुवाद करते हिंदी में, इसीलिए इनकी हिंदी का की ये स्थिति है। तो ये जो परिस्थिति है, जो एक माँ पूछ रही थी अंग्रेजी में ही कि मैं कैसे उसको हिंदी पढ़ाऊं, तो मेरे मन में आ रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं कि आप स्वयं अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रही और अपेक्षा कर रही कि आपकी बेटी या आपका बेटा बोले। पहले आप स्वयं तो स्वयं को शिक्षित कर लें, तो आप अपेक्षा करेंगे कि मेरे बच्चों के अंदर वो संस्कार आए। तो जितने भी आप फिल्म अभिनेता देखें चाहे जो निर्देशक देखें, वो लोग अगर इस बात को लेकर सहज हो जाएं कि हिंदी में संवाद करना, वार्ता करना, साक्षात्कार के दौरान भी आप देखेंगे कि पत्रकार स्वयं ही आधे से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करने पर उतार शुरू हो जाते हैं। आज का समाचार पत्र के जो शीर्षक होते हैं उसमें आधे से अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। एक बार हमारे हिंदी विभाग के बहुत ही वरिष्ठ हैं पुष्पेश जी, उन्होंने सॉरी क्षमा कीजिएगा हेमंत जोशी जी बहुत भाषा के बहुत मर्मज्ञ हैं हिंदी भाषा के, वो हमारे विभागाध्यक्ष थे पत्रकारिता संस्थान के। उन्होंने पते की बात कही थी कि जब हम बार बार स्कूल 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 कहेंगे और आप कहेंगे कि विद्यालय तो उन्हें आती नहीं है, आप चिकित्सालय का शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे हॉस्पिटल सामान्य शब्द है, फिर आप कैसे अपेक्षा करेंगे सामने वाले से कि जितनी उनके लिए अजनबी ये भाषा है चिकित्सालय, उतनी ही कल को हॉस्पिटल भी हो सकती है। तो ये हमारे ऊपर भाषा प्रयोग की जिम्मेदारी हमारे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पते की बात आपने कही। और क्योंकि कल शिक्षक दिवस भी है और मैं बहुत सालों तक शिक्षिका रही हूँ, मुझे एक बात यहाँ इस मंच से पहुंचानी है और आप 100% सहमत होंगी कि जिस भाषा का हम विद्यार्थियों के साथ प्रयोग पूरे वर्ष भर नहीं करते हैं, अचानक से हम परीक्षा में प्रश्न में उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब हमने पूरे वर्ष भर विद्युत आपूर्ति भंग ये शब्द का प्रयोग ही नहीं किया और अचानक उनको दे दिया कि विद्युत आपूर्ति भंग होने पर हुई समस्या से निपटने के लिए एक पत्र लिखिए। अब बच्चे जो है 99% बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि ये भला क्या है विद्युत आपूर्ति भंग, क्योंकि हमने पूरे वर्ष तो उसका प्रयोग ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं समस्या के मूल में हम लोग भी हैं, माता पिता की तरह, शिक्षक की तरह, कि हम जो उनसे अपेक्षा करते हैं पहले हम अपने व्यवहार में वो चीजें उतारें, उनका प्रयोग करें उन शब्दों का। पूरे वर्ष हम जब करेंगे हाँ निम्नलिखित उदाहरण का, एक बार तो किया नहीं, एक बार कहा कि हाँ देखो ये पैरा दिया, ये पैसेज दिया है, अभी आप ऐसे बोल रहे हैं और आपने वहां सीधे लिखा पद्यांश और गद्यांश, तो बच्चा कहेगा ये क्या हो गया ये क्या चीज है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि इस मंच के माध्यम से जो हम लोग हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से। और पुलकेंद्र अरोड़ा जी लिख रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाषा के नाम पर सब अपमिश्रण हो रहा है। सही बात है, कुछ लोग इंग्लिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दो और उदारवादी बन के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, उदारवादी होना अच्छी बात है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे आपने कहा कि दक्षिण और हिंदी की अगर कोई फिल्म बन रही है तो उनके लिए हमें वहां पर देवनागरी के लिए बहुत सख्त नहीं होना है, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाएंगे, समस्या आएगी, है ना। पर सरलता और प्रभावपूर्ण हिंदी का प्रयोग करना आवश्यक है।
क्लिष्टता हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, हमारे साथ अनिता पटनी जी जुड़ी, वो स्वयं लिख रही हैं कि क्लिष्ट हिंदी, कभी कभी हिंदी का उपहास करने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हिंदी की इतनी बात चल रही है तो क्यों ना आपसे आज हिंदी का एक गीत भी सुनी लिया जाए। हम सब आतुर हैं कि हमने मैथिली सुनी, हमने महाभारत की बात सुनी, कृष्ण की बात सुनी, और अब हिंदी का कोई प्यारा सा गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और जो ये गीत है वो भी आप कह लें कि गीता से ही प्रभावित है। और जी। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि का समय है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जब समस्त प्राणी जागते हैं वह तत्व को जानने वाली मुनि की दृष्टि में रात्रि होती है। तो यह रात्रि का अभिप्राय परमात्मा से विमुखता और जागने का जो संदर्भ है वो भोग और संग्रह संचय के अर्थ में है। तो जब ये संसार सोता है तब योगी साधना में लीन होकर आत्म तत्व के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं, और आत्म ही ब्रह्म है और जगत मिथ्या। और जब हम कायिक आवरण और भीतर बसे जो चंचल मन है उससे परे होकर साक्षी चेतना के स्तर पे पहुंचते हैं, तब जाकर हमारा स्वयं से परिचय होता है। तो ये जो भाव है उसको बहुत ही सरल शब्द में मैंने एक लयात्मक कविता के रूप में लिखा है, जिसे प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है स्वागत है। जी, मैं तुझ में ऐसा खोया। मैं तुझ में ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया, वाह मैं वाह वाह। तुझ में ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया। वाह। मेरे भीतर तू बसता है, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ कहाँ, मन की आँखों से दिखता है, चाहत में भटका कहाँ कहाँ, चाहत में भटका कहाँ कहाँ, मैं रोया रोया रोया, तेरी याद में कितना रोया, मैं जागा सारी रात को जब ये जग सोया, मैं तुझ में ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया। सुख समझा जिसको जीवन भर, वो निकला एक छलावा ही, जिनको थामे रखा अब तक रिश्ते थे सब दिखावा ही, रिश्ते थे सब दिखावा ही, असली नाता तुझसे ही, बाकी सबको बस ढोया, मैं जागा सारी रात को जब ये जग सोया, मैं तुझ में ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया।
देकर जीवन हमको दाता, तू राह हमें दिखलाता है, सही राह पकड़ तू चलता जा, वही रब से तुझे मिलाता है, वही रब से तुझे मिलाता है। ही पाओगे गर बीज था बढ़िया बोया, खुद को खोया रब को पाया, मैं रब होया, फल मीठा ही पाओगे गर बीज था बढ़िया बोया, खुद को खोया रब को पाया, मैं रब होया, मैं तुझ में ऐसा खोया, मैं जागा था जग सोया, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया। क्या बात है। और हम सब भी खो गए आपकी इस प्रस्तुति में। बहुत ही सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर लोग लिख रहे हैं कि शानदार प्रस्तुति, आनंद आ गया है। अर्चना जी लिख रही हैं कि भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा, गद्य और पद्य और स्वर की जो लहरी है वो बहुत ही सुंदर है। स्वयं रश्मि जी लिख रही हैं अद्भुत, सचमुच हम भी खो गए थे और लग रहा था सुनते ही जाएं। आपके लिए भी ये चीज बहुत खास जो है मुझे नजर आ रही है कि बड़े जो भी आप कह रही हैं वो बड़ा दिल से कह रही हैं, किसी भी तरह का उसमें कोई बनावटी पर कोई आवरण नहीं है। और यही आपकी विशेषता है, आपकी सरलता, आपकी सहजता और उसके साथ में प्रभावपूर्णता। तो मैं चाहूंगी, कहते हैं ना कि हम एक बात कहेंगे अगर बुरी ना लगे, हम एक बात कहेंगे अगर बुरी ना लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा ना लगे। ये जो दौर चल रहा है मिश्रण का, उसकी हवा आपको बिल्कुल ना लगे, हम तो यही दुआ करेंगे। और पुलकेंद्र अरोड़ा जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि पता नहीं कितने लोगों को अपने आशीर्वाद से वंचित कर माँ वीणा पाणी ने आराधना जी को अभिसिंचित किया है। क्या बात है, सच सच लिखा है आपने, क्योंकि ये जो विशिष्ट व्यक्तित्व है आराधना जी, वो विरले ही होते हैं इस तरह के, और बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है आराधना जी, जैसे आजकल जैसे ही जब कोरोना काल आया तो ऐसा लगा कि बहुत सारे कवि और कवयित्री बहुत सारे लिखने लगे, एक जैसा लगा तूफान सा आ गया, बाढ़ सी आ गई है। कुछ छंद में लिख रहे हैं, कुछ छंद मुक्त लिख रहे हैं, किसी की कविता को कविता सोचने में भी संकोच होता है कि ये कविता है क्या। तो इस तरह का जब वातावरण, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति पे तो कोई रोक नहीं होती है, हर व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। संविधान में भी अनुच्छेद 19(1) में भी ये कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पर उसमें आपका क्या मानना है कि हम अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी कहने लगे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, क्या ये समाज के लिए या हमारे देश के लिए या साहित्य के लिए कितना उचित है ये? आपने जो प्रश्न पूछा मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने एक कविता इसी पे लिखी थी और इसका जवाब मैं कविता से ही देना चाहूंगी क्योंकि समय भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्वागत है स्वागत। ये कविता है और मैं इसलिए इसको व्यंग नहीं कह रही हूँ कि कई बार वो पलट के आपके ऊपर भी आता है, पर अगर आप अपने ऊपर जी हंस सकते, अच्छा व्यंग्यकार वो है जो सबसे पहले अपने ऊपर हंसता है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में होने वाली गोष्ठियों ने मुझे भी बहुत लोकप्रियता दी है और परिचय की परिधि का विस्तार किया है और यही कारण है कि आज आपसे मतलब आमने सामने तो नहीं पर आभासी मंच के जरिए ही मैं कितने लोगों से परिचित हाँ हो सकती हूँ। तो एक जी। कविता का शीर्षक है कोरोना और कविता। अब इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मैं कविता हूँ, दाल भात सी परसने लगी हूँ, बिन मौसम बरसात सी बरस। बेवक्त बरसने लगी हूँ। थी क्या सोने बात। सी दुर्लभ, थी सोने सी दुर्लभ, अब ढाई मन भाव मिलने लगी हूँ, दिखावे के खंभे पे बहरहाल टिकने लगी हूँ। अब आगे जरा तरन्नुम में सुनिए
कि जी। आप कभी कैसे भी हो, आप कवि कैसे भी हो, बस लिखते जाइए, मंचों पे बढ़ चढ़ कर साझा करने आइए। कोरोना के जैसे कविता का हाल है, घुलती फिजाओं में श्रोता बेहाल है। लेखन की क्या बात। ये अजी लेखन की धारा ये बहती ही जा रही, कुछ भी तुम लिख लो सब कविता कहला रही। मुफ्त की ये खिचड़ी बट रही सब और है, लूट सको लूट लो मचता ये शोर है। कहते क्या हैं बात है। का अजी कहते हैं लेखन का स्वर्णिम ये दौर है, दौड़ रहे सब मगर दिखता न ठौर है। दिखने के लिए सब, अब जो लिख भी नहीं रहे थे वो भी लिख रहे हैं क्योंकि आता है उनके लिए बुलावा। तो दिखने के लिए सब लिखने लगे हैं, दिखावे की चक्की में सब पिसने लगे हैं। बोली के बाजार में खामोशी हुई कम, कविता के मैदान में सब दिखा रहे दम। लिखते थे मन से अब मन ही बेचैन है, कहाँ जाए किसे सुने कम पड़े दिन रहने हैं। कहीं लगा मेला है, कहीं कहीं जाए किसी कार्यक्रम में आपको इतने अच्छे दर्शक की संख्या मिलेगी, और कहीं लगा मेला है कहीं छाया सन्नाटा, जाए श्रोता नफा देखे क्यों सहे वो घाटा। अरे दोस्तों और दोस्ती की लंबी कहानी है, न्योता निभाने की रीत पुरानी है। आज भला उसका कल बारी अपनी आनी है, लेनी और देनी की रस्में निभानी है। निभानी है। जिंदगी में जी सोशल की नगरी में पांव रखो थम के, हाजिरी लगाओ भाई पिटो ताली जम जम के। कविता की मीन मेख क्यों निकाले भाई, वाह वाह करने में न खर्च होता पाई। बिखरी है रेत सी ढूंढ रहे मोती हो, किंडल के युग में तुम ढूंढ रहे पोथी हो। उम्र और अनुभव की बात लगती थोथी है, काव्य पाठ दादी संग देखो करती पोती है। कविता क्या के बात है। पे हाँ कई कार्यक्रमों में छोटे से बच्चे भी आते हैं और बहुत बुजुर्ग सी आती भी है, तो हर तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो कविता के लेखन पे किसका चला जोर है, कविता की मेघ उमड़ रही घन घोर है। मन के आकाश में मचा रही शोर है, गटक सको गटक लो कविता का झोर है। धीरज की दवाही इसका एक तोड़ है, कोरोना और कविता में मची हुई होड़ है। कोरोना के जैसे कविता का हाल है, घुलती फिजाओं में श्रोता बेहाल है। आप भी कुछ कहिए, क्या आपका ख्याल है, पिसती है कविता कवि होते माला माल है। कुछ औसत कुछ बेहतर कुछ उम्दा कमाल है, सुन सुन के कविताएं गुजर रहा साल है। कोरोना के जैसे कविता का हाल है, घुलती फिजाओं में श्रोता बेहाल है। अब पता नहीं मेरे श्रोता बेहाल हो रहे होंगे, तो इसलिए यही समाप्त कर रही हूँ, समय सीमा भी नहीं नहीं शायद नहीं, समाप्त हो। बहुत 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 सुंदर और बड़ा यथार्थ चित्रण आपने किया है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बहुत सुंदर और शानदार प्रस्तुति उनको भी लगी आपकी। पुष्पा राठौर जी भी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपने आपका एक एक शब्द, ऐसे कविता वही होती है ना जो सुन के हमें लगे कि अरे यही तो हम कहना चाहते थे। तो सच में आपने कविता कही और मुझे लगा यही तो मैं कहना चाहती थी कि कुछ-कुछ मंचों पे तो 15-15, 18-18 लोगों को 3-3 घंटे कार्यक्रम चल रहा है। मुझे पता नहीं लोगों क्या रोटी पक रही है, नहीं पक रही, कविता ज़रूर पक रही है। तो इस तरह की स्थिति आ गई थी। बहुत सुंदर चित्रण किया आपने और आज पता ही नहीं चला वक़्त का कि कहाँ चला गया, किस तरह से। और आपके साथ तो मुझे लगता है कि 24 घंटे का साक्षात्कार रखा जाए, तब कहीं जाके कि आपके जीवन के जो अनुभव हैं और जो आपने जो भी भोगा है, उसको किस तरह से आप सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। मैं एक बात और पूछना चाहती थी कि आप इतने कार्यक्रमों से जुड़ी रही, आप पत्रकारिता में कोई एक ऐसी घटना जिसने आपके मन को छू लिया हो, वो दर्शकों से ज़रूर बाँटिए चलते-चलते, कोई भी एक घटना? ऐसी घटनाएं बहुत है, और पत्रकारिता का और इसका दोनों का अनुभव रहा है। और जैसे कार्यक्रम ही होते हैं, और मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक व्यंग का कार्यक्रम था जिसका मैंने संचालन किया था और उसमें आदरणीय पुलकेंद्र अरोड़ा हुँ, जी आए।
अब आप देखिए कि वो वहां उन्होंने मुझे देखा सूत्रधार के देवी के रूप में, उन्होंने मेरा एक विश्लेषण ही मुझे, मतलब विश्लेषण करते हुए विशेषण दे दिया मुझे ये नाम। तो मैं एक अच्छा। ऐसा, हाँ, और वो मुझे अक्सर मतलब हमेशा कहते हैं, सूत्रधार देवी जी आज आप कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हैं, आप संचालन ना करने लग जाएं। तो मैं एक इस उदाहरण दे रही हूँ, अभी एक एक व्यंग्य कार्यक्रम था, एक अन्य व्यंग्य कार्यक्रम जिसमें बहुत बड़े-बड़े आए थे पुरोधा। उसमें बाल स्वरूप राही जी, जिनको कि बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनकी जो धर्मपत्नी हैं पुष्पा जी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? तुम मेरी शिष्या क्यों नहीं मिली? अगर तुम मुझे शिष्या के रूप में मिल जाती, तो मेरा उद्धार हो जाता। वो शिक्षण करती हैं, प्राध्यापिका जी हैं, तो मैंने कहा कि ये बात मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है कि अगर बिल्कुल। मतलब जो विश्वविद्यालय स्तर पे पढ़ा रही हैं, प्रोफ़ेसर हैं और वो जी। मुझे तो मुझे छात्रा के रूप में पहले क्यों नहीं मिली? तो ऐसे छोटे-छोटे और इतने विशद अनुभव रहे हैं, विशेषकर कोरोना काल में, और इतने मित्र, अच्छे मित्र मुझे मिले। कई तरह के अनुभव भी इकट्ठे हुए, मीठे भी हुए, जैसे किसी ने टोका भी शुरुआत में कि आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं। तो उस समय में अच्छा लिखती हैं, ये सुनने के लिए कान तरस रहे थे। तो मैंने कहा किसी एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि अच्छा बोलती भी, अच्छा लिखती भी हैं। लिखती मेहनत, भी है। और मैं जी, जी। करूँगी श्रम। तो धीरे-धीरे तो आपने कहा ऐसे अनुभव तो मेरे पास, अगर मैं किसी एक, जैसे अभी एक अनुभव, एक उदाहरण की, एक दृष्टांत की मैंने बात की, ऐसे इतने अच्छे-अच्छे अनुभव हुए हैं मुझे। और जैसे मैंने कहा कि कोरोना और कविता, उसमें कुछ उम्दा, कुछ औसत, कुछ बेहतर, कुछ बहुत बढ़िया, हर तरह का अनुभव हुआ है। और मुझे लगता है कि कम से कम अब वैश्विक स्तर पे वाक़ई में कह सकती हूँ कि ये मेरा परिवार है, वैश्विक कुटुंब की जो भावना है, उसको इस कोरोना काल में होने वाली गोष्ठियों ने ज़रूर चरितार्थ कर दिया। और आज यदि आप कल को कहीं भी जाएँ तो आप कहेंगे हाँ, मैं आराधना जी को जानती हूँ, और मैं कहूँगी कि हाँ, मैं राखी जी को जानती हूँ। रश्मि अभय जी से मेरे कभी आमने-सामने बात नहीं हुई है, पर सिर्फ़ अगर फ़ोन पे ही वार्तालाप हुई है, और मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं रश्मि अभय जी को जानती हूँ, उनके देवशील मेमोरियल संकल्प वाले पटल पे मैं गई हूँ। पिलकुंद अरोड़ा जी को मैं नहीं जानती हूँ, मैं शाली वर्मा जी को नहीं जानती हूँ, मैं दमयंती शर्मा जी को नहीं जानती हूँ, मैं सोनिया जी को नहीं जानती हूँ, पर अगर इस पटल के माध्यम से, और अगर इस आभासी फेसबुक के माध्यम से अगर हम एक दूसरे को से परिचित हो रहे हैं, रचनाओं को जान रहे हैं, जी, ये जी, बड़ा। जी। पत्रकारी अनुभव भी बहुत सारे खट्टे मीठे सब तरह के रहे हैं, पर एक चीज जो मैंने जी, सीखी, जी। और जो उसका सार मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूंगी कि आपकी दृढ़ता, यदि आप स्वयं अपने विचारों को लेकर, अपने आचरण को लेकर, जो आप सिद्धांतों को लेकर यदि आप दृढ़ हैं, तो परेशानियां आ सकती हैं, आप विचलित हो सकते हैं, पर जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो उसी से पराजित। समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आराधना जी। कहते हैं ना कि समय का पता नहीं चलता है अगर आपकी संगत अच्छी हो। तो आज ये जो 1 घंटे का समय था कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और आपने जो संदेश दिया है मैं अपने दर्शकों तक यही पहुंचाऊंगी कि आओ हम सब मिले हिंदी को आत्मसात करें। आओ हम सब मिले हिंदी को आत्मसात करें, द्वेष को मन से मिटा दें, नया प्रभात करें। तो अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने व्यवहार में लाइए हिंदी और गर्व से हिंदी बोलिए। किसी भी तरह का संकोच, किसी भी तरह की शर्म या हया उसमें नहीं होनी चाहिए। गर्व से बोलिए और संकल्प दृढ़ होना चाहिए जैसा कि आराधना जी ने कहा है। आराधना जी आप हमसे मिली, रूबरू हुई, आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई इसके लिए हृदय से आभारी हूँ आपकी। और देवशील मंच जो है उसकी संयोजिका रश्मि अभया जी की आभारी हूँ। इस तरह के सुंदर कार्यक्रमों का समायोजन वो करती रहती हैं। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बहुत जय बहुत हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।